स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि हम लोग कंटिन्यू जुड़ रहे हैं स्ट्रेटजिक सेशन के माध्यम से और समसामयिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के माध्यम से, तो आज फिर से हम आपके साथ दो महत्वपूर्ण पर्यावरण और पारिस्थितिकी के टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके आने वाले प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो उस टॉपिक पर जाने से पहले सबसे पहले जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता दें। और अभी तक यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब होते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाता है और हम आपके लिए और बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये जो आमंत्रण क्लासेस यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी तो ये भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहले इस पर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिक घटनाक्रम होता है, इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आपको मटेरियल कंटेंट उपलब्ध रहेगा। दूसरा, आपके लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का मटेरियल होता है वो भी आपको उपलब्ध होगा। तीसरा, इतिहास और भूगोल ऑप्शनल पेपर से संबंधित आपको मटेरियल उपलब्ध होगा। और इस सारे मटेरियल का पीडीएफ लेने के लिए, क्लास से संबंधित जानकारी लेने के लिए, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। इस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्लास से संबंधित टाइम टेबल सब कुछ आपको प्राप्त होगा। और ये हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। तो क्लास से संबंधित जो भी क्वेरी आपको करनी हो या किसी भी टॉपिक से संबंधित क्वेरी करनी हो तो आप इस नंबर पर बेशक कॉल कर सकते हैं। आपका स्वागत है। और अब आप मेरा जो क्लास है आप मेरे ऐप पर भी देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके, गूगल प्ले स्टोर से जाके आमंत्रण क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और इस आमंत्रण क्लासेज ऐप के माध्यम से भी आपको मेरा ऑडियो वीडियो क्लास जो है सो लेक्चर मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इस ऐप पर आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी। तो यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए जो टेस्ट सीरीज होता है वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर मिलेगा। और साथ ही साथ क्या है कि इसका आपको जो पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध होगा। दूसरा, इतिहास और भूगोल ऑप्शनल विषय का आपको क्लास लेक्चर, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो, कुछ ऑनलाइन क्लासेस आपको उपलब्ध होगा। और सामान्य अध्ययन जो यूपीएससी का है और स्टेट पीसीएस में जहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव है पेपर, उन सभी विषयों का आपको क्लास लेक्चर, क्लास नोट्स यहाँ पर मिलेगा। और इन सारे चीज़ों के बारे में आपको जो पीडीएफ उपलब्ध होगा वो आमंत्रण क्लासेज चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा जो है। और दूसरा, आप इस मोबाइल नंबर पर जो पहले भी आपको बताया हूँ, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं आज के जो दो प्रमुख पर्यावरण और पारिस्थितिकी के चर्चा का टॉपिक है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का, जिन दो टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसमें एक टॉपिक हो जाएगा, वो हो जाएगा कि विश्व के प्रथम ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, विश्व का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो 5 देशों में अवस्थित है। रिजर्व जो कितने देशों में अवस्थित है? 5 देशों में अवस्थित है। 5 देशों में है, 5 देशों में। तो ये यूनेस्को के द्वारा इस बायोस्फीयर रिजर्व को हाल ही में अपने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आने वाले प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और दूसरा, चूँकि पर्यावरण और पारिस्थितिकी का ये सेक्शन है, तो इसी में हम आज से कुछ समय पहले भारत के जो 4 वेटलैंड है, भारत के जो 4 नए आर्द्र भूमि हैं जिसको हम लोग वेटलैंड कहते हैं, तो भारत के इस 4 नए आर्द्र भूमि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये दोनों ही टॉपिक आज चर्चा का विषय रहेगा। और इसमें हम लोग बेसिकली प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, पीटी के दृष्टिकोण से मटेरियल पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो विश्व का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जो 5 देशों में घोषित किया गया है, 5 देशों में वो है, उस बायोस्फीयर रिजर्व का जो नाम है क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले हम लोग उस बायोस्फीयर रिजर्व का क्या है
एक ऑल ओवर फ्रेमवर्क बना लेते हैं और तब धीरे धीरे आपके साथ हम उस पर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जो 5 देशों में शामिल है, जिसको ट्रांस बॉर्डर हम बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, तो वो है, उस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है यूरोप का मूरा द्रवा, एक तरीके से मूरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व है। मूरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व है। मूरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये एक विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है जो विश्व के 5 देशों में अवस्थित है और यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है, इसे अपने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो प्रमुख पॉइंट है, प्रमुख बिंदु है, उसको हम लोग देखेंगे, प्रमुख बिंदु। और दूसरा क्या है, 2 पॉइंट के सहारे कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में इसका महत्व क्या है, क्या इसकी विशेषता है, इस पॉइंट के सहारे हम लोग देखेंगे महत्व और विशेषता। और साथ ही साथ क्या है कि इससे संबंधित बायोस्फीयर प्रोग्राम से संबंधित कुछ अन्य जो पॉइंट होता है एग्जाम के पर्पज से, वो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आप जाइएगा मत, पूरे चैनल को, पूरे वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहला क्या है कि ये जो मूरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसको हाल ही में क्या किया गया है कि यूनेस्को के द्वारा इसको अपने लिस्ट में शामिल किया गया। क्या किया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है, यूनेस्को के द्वारा उसका अपना एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग कहते हैं मानव और जीव मंडल कार्यक्रम। तो यूनेस्को के द्वारा विश्व भर में ऐसे ही जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से मानव और जीवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो मानव और जीवमंडल कार्यक्रम में क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है, मानव और जीवमंडल कार्यक्रम में शामिल किया गया। और यूनेस्को के द्वारा ये जो मानव और जीवमंडल कार्यक्रम है, ये बेसिकली कब शुरू किया गया था, ये 1971 में इस मानव और जीवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो यूनेस्को ने अपने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के तहत इस मूरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व यूरोप में है, इसको शामिल किया है। दूसरा, इसमें आपको क्या याद रखने की जरूरत है कि इसका जो कुल क्षेत्र है, ये लगभग 700 किलोमीटर के क्षेत्र में है, 700 किलोमीटर लेंथ के क्षेत्र में आप कहेंगे के क्षेत्र में, और बेसिकली 3 नदियों के क्षेत्र में है, जिसमें एक नदी हो जाएगा जो मूरा नदी है, दूसरा हो जाएगा जो द्रवा या दरवा नदी है, और तीसरी नदी हो जाएगी जो डेन्यूब नदी है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि ये जो 3 रिवर है जिसको यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में इस एरिया को घोषित किया, कोई जरूरी नहीं है कि बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में ही यहाँ से प्रश्न आए। इन 3 नदियों के बारे में भी पूछा जा सकता है, डेन्यूब के बारे में, द्रवा के बारे में, मूरा के बारे में, कि ऑरिजिन कहाँ है, मौत कहाँ पर है, जैसे पिछली बार यूपीएससी ने पूछा भी था। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है, जैसे पहले ही बताया, ये जो यूरोप का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये 5 देशों में अवस्थित है। और 5 देशों में ये जो अवस्थित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, किस किस देश में है, तो ये ऑस्ट्रिया में अवस्थित है। सबसे पहला कहाँ पर अवस्थित है, तो ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया के बाद ये स्लोवेनिया में है, स्लोवानिया या स्लोवेनिया आप कह सकते हैं, स्लोवानिया में है। तीसरा इसका विस्तार जो है वो कहाँ पर है, तो क्रोएशिया में है। तीसरा इसका विस्तार क्रोएशिया में। चौथा इसका जो विस्तार हो जाएगा क्रोएशिया के बाद, वो कहाँ पर हो जाएगा, तो क्रोएशिया के बाद इसका विस्तार हंगरी में, और हंगरी के बाद जो है इसका विस्तार जो हो जाएगा वो सर्बिया में है। तो इस तरीके से 5 देशों में अवस्थित ये विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, विश्व का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, विश्व का पहला
रिजर्व हो जाएगा, विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। तो ये वैसे ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे यूनेस्को ने अपने मानव और जीवमंडल कार्यक्रम की सूची में शामिल किया, तो वो कौन सा हो जाएगा? मुरा द्रबा डेन्यूब रिजर्व, जो यूरोप में है। ये जो तीसरा चौथा पॉइंट जो इसमें हो जाएगा, जो आपको याद रखने की जरूरत है, और जो आपको अभी बताया है 5 देश में, यही वो एरिया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑस्ट्रिया है, जहाँ से ये, दूसरा स्लोवेनिया है, तीसरा हंगरी है, चौथा क्रोएशिया और पांचवा सर्बिया। इन 5 देशों में ये मुरा द्रबा डेन्यूब जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 5 देशों में अवस्थित है। अब जो इसका चौथा पॉइंट हो जाएगा, 3 पॉइंट आप जान चुके हैं, चौथा पॉइंट जो इस बायोस्फीयर रिजर्व का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि इस बायोस्फीयर रिजर्व का जो कुल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया है, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 1 मिलियन हेक्टेयर में है। कितने में है? 1 मिलियन हेक्टेयर में। पांचवा इसमें आपको याद रखना है, इसे यूरोप का तथाकथित अमेजन भी कहा जाता है। यूरोप का क्या कहते हैं? तो यूरोप का कथा कथित, या कथित रूप से आप समझें, कथा कथित नहीं कहेंगे, यूरोप का इसको आप कहेंगे कथित रूप से अमेजन भी कहा जाता है। यूरोप का क्या कहा जाता है इसको? तो यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है, यूरोप का अमेजन, यूरोप का अमेजन। ऑब्वियसली वर्ल्ड स्तर पर अमेजन कहाँ है? तो ब्राजील में जो अमेजन वन है उससे इसकी तुलना की जा रही है। इसका सीधा अर्थ है कि ब्राजील का जो अमेजन वन है वो किस लिए जाना जाता है? तो कार्बन सिंक जोन के रूप में जाना जाता है। तो जिस तरीके से ब्राजील के अमेजन वन का कार्बन सिंक के रूप में महत्व है, कुछ उसी तरीके से इस मुरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व का महत्व है। इसलिए इसकी तुलना हम यूरोपीय अमेजन, ब्राजीलियन अमेजन से करते हैं। पांचवा, छठा जो इसकी विशेषता हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? यह रिजर्व जो है वास्तव में बेसिकली क्या है कि यह रिजर्व, यानी कि जो मुरा द्रवा है, यह रिजर्व किसका भाग है? तो यह रिजर्व यूरोपीय ग्रीन डील एक प्रोजेक्ट है, यूरोपीय ग्रीन डील। यूरोपीय ग्रीन डील जो यूरोपीय देशों का किससे संबंधित है? तो यूरोपीय देशों का ये जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना है। किस पर है? तो यूरोपीय देशों का जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान है, कार्य योजना है। तो ये भी आपसे एक अलग प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि जो यूरोपियन ग्रीन डील है प्रोजेक्ट, ये किससे संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना है। तो यह रिजर्व जो है यूरोपीय ग्रीन डील, यानी कि जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, यूरोपीय ग्रीन डील में प्रतिनिधित्व जो किया है, यानी कि इस बायोस्फीयर रिजर्व को किस लिए, किस आधार पर मान्यता दिया गया है, वो आपको छठे पॉइंट से निकलकर आ जाएगा। प्रतिनिधित्व करने और मुरा द्रबा प्रतिनिधित्व करने और मुरा दरबा और मुरा दरबा डेन्यूब, मुरा दरबा डेन्यूब में यूरोपीय संघ की, मुरा दरबा डेन्यूब में यूरोपीय संघ की जो जैव विविधता रणनीति है, यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति, बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान, जैव विविधता रणनीति कार्यान्वयन में योगदान के लिए शामिल किया गया। किसके लिए? तो कार्यान्वयन में योगदान के लिए शामिल किया गया है, योगदान के लिए। तो प्रश्न ये भी हो सकता है कि जो मुरा द्रबा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको किस आधार पर शामिल किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि यह जो मुरा द्रबा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व है, यूरोपीय ग्रीन डील प्रोजेक्ट जो जलवायु परिवर्तन पर यूरोपीय देशों का एक्शन प्लान है,
उसमें जो इसका कंट्रीब्यूशन है, और मुरादाबाद डेन्यूब में जो यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति कार्यान्वयन है, उस क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के लिए इसको यूनेस्को के द्वारा मानव और जीवमंडल कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सातवां जो इसका पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस रणनीति के तहत, यानी कि जो अगला पॉइंट से ही, पिछले पॉइंट से ही ये रिलेटेड है पॉइंट। तो पिछला पॉइंट आपका क्या है कि जैव विविधता रणनीति कार्यक्रम। तो यूरोपीय देशों का ये जो जैव विविधता रणनीति कार्यक्रम है ये क्या है, ये आप जान लें। तो इस रणनीति का उद्देश्य जो है, इस रणनीति यूरोपीय जैव विविधता रणनीति, इस रणनीति का उद्देश्य, तो ऑब्वियसली इस रणनीति का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इस रणनीति का उद्देश्य इन नदियों के किनारे, यानी कि ये जो मुरा, द्रबा और डेन्यूब है, तो नदियों के किनारे क्या करना है, तो नदियों के किनारे 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को, 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या करना है, तो 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पुनर्जीवित करना है। यानी कि इसका अर्थ है कि यहाँ की पारिस्थितिकी को फिर से बहाली करना है। इन क्षेत्र में जो इकोसिस्टम है, यहाँ के पारिस्थितिकी को क्या करना है, पुनः बहाल करना है। इसका अर्थ यही होता है कि यहाँ के पारिस्थितिकी को पुनः बहाल करना है। क्या करना है, पुनः बहाल करना है। जैसे पहले की स्थिति थी, पुनः बहाल करना है, पुनर्जीवित करना है। पारिस्थितिकी एक शब्द हो गया, यानी कि जो मृदा है, जो वनस्पति है, जो जल संसाधन है, सबको पूर्व स्थिति में लाना है, पुनर्जीवित करना। और दूसरा क्या है, तो दूसरा इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक, कब तक, तो वर्ष 2030 तक, ये एक लैंडमार्क वर्ष है, इसको भी याद रखेंगे। 2030 तक क्या है, यूरोपीय संघ के 2030 तक यूरोपीय संघ के 30% भूमि, 30% किस चीज को, तो 30% भूमि क्षेत्र की रक्षा करना है। भूमि क्षेत्र की क्या करना है, भूमि क्षेत्र की रक्षा करना है। तो ये किसका पार्ट है, तो ये जो हम लोगों ने यूरोपीय जैव विविधता रणनीति देखा है, उसका ये उद्देश्य है कि इन नदियों के किनारे 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पुनर्जीवित करना है, और वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ के 30% भूमि क्षेत्र की क्या करनी है, रक्षा करनी है। ये आपको ध्यान रखें। 8वां पॉइंट हो जाएगा कि कुछ इस बायोस्फीयर रिजर्व का जो महत्व है, इस बायोस्फीयर रिजर्व का, इस बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का, इस बायोस्फीयर रिजर्व का महत्व। तो इस बायोस्फीयर रिजर्व का जो महत्व है, ये तो इसके साथ फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन इस बायोस्फीयर रिजर्व का महत्व क्या है वो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला क्या है कि प्रजातीय विविधता के मामले में यूरोप का सबसे संपन्न प्रदेश है। क्या है ये, तो प्रजातीय विविधता के मामले में क्या है, प्रजातीय विविधता के मामले में या के दृष्टिकोण से, अच्छे शब्द आना चाहिए, प्रजातीय विविधता के दृष्टिकोण से यूरोप का क्या है, यूरोप का सबसे संपन्न क्षेत्र है। यूरोप का सबसे क्या है, तो यूरोप का सबसे संपन्न रिच क्षेत्र है, सबसे संपन्न क्षेत्र है। और मैंने पहले ही बताया था कि इसे हम यूरोपीय अमेजन कहते हैं। तो चूंकि ब्राजील का जो अमेजन है वहां पर क्या है कि प्रजातीय विविधता काफी अधिक पाई जाती है। तो ये भी यूरोप का ऐसा इकोसिस्टम का एरिया है जहां पर प्रजातीय विविधता काफी अधिक पाई जाती है, संपन्न क्षेत्रों में शामिल है। दूसरा जो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि चूंकि नदी का क्षेत्र है तो यहाँ पर फ्लड प्लेन मिलता है, बाढ़ का मैदान का क्षेत्र है। जैसे अपने यहाँ उत्तर भारत में फ्लड प्लेन मिलता है, गंगा यमुना, और पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार, असम सब में, तो बाढ़ के मैदान का यहाँ पर क्षेत्र है। बाढ़ के मैदान के बाद क्या है कि एक प्रकार का यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एरिया हो जाएगा शीतोष्ण
वन का क्षेत्र हो जाएगा, शीतोष्ण वन पाया जाता है। शीतोष्ण वन के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बजरी एवं रेत के बीच मिलते हैं नदियों के किनारे। क्या मिलते हैं, तो बजरी एवं रेत के किनारे मिलते हैं, बजरी एवं रेत के किनारे मिलते हैं। चूंकि माउंटेनियस रीजन से ये नदियां ओरिजिन होकर आती है, तो यहाँ पर इसका डिपोजिशन हमें मिलता है, तो बजरी और रेत के किनारे मिलते हैं। इसके अलावा नदी द्वीप प्राप्त होता है इन नदियों के क्षेत्र में, नदी द्वीप की प्राप्ति होती है। जैसे भारत में भी ब्रह्मपुत्र के द्वारा आप पढ़े होंगे कि माजुली द्वीप का निर्माण किया गया। माजुली द्वीप ये कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है माजुली द्वीप, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो नदी द्वीप का ये यहाँ आपकी इसकी विशेषता है। फिर नदी द्वीप के बाद यहाँ पर आपको ऑक्सबो लेक मिलेगा, ऑक्सबो झील, ऑक्सबो लेक मिलता है, जिसको आप गोखुर झील कहते हैं, ऑक्सबो लेक मिलता है। और फिर यहाँ पर क्या है कि घास के मैदान मिलते हैं, घास के मैदान मिलते हैं। किस प्रकार के घास के मैदान, तो इन क्षेत्रों में, इन नदियों के क्षेत्रों में बेसिकली हमें शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं। कौन से घास के मैदान मिलते हैं, तो टेम्परेट घास के मैदान मिलते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं। फिर यहाँ पर जो तीसरी इस चीज की क्षेत्र की विशेषता हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी कि यहाँ पर कुछ विलक्षण जीव भी मिलता है। सफेद पूंछ वाला चीतल मिलता है, सफेद पूंछ वाला क्या मिलता है, यहाँ पे सफेद पूंछ वाला आपको यहाँ पर चीतल मिलेगा। और सफेद पूंछ वाले चीतल के साथ साथ यहाँ पर और कई ऐसे प्रजाति मिलेंगे आपको जो लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में आते हैं, लुप्त प्राय प्रजाति, लगभग लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो इस क्षेत्र में आपको मिलेगा, इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में, वो कौन मिलेगा, तो यहाँ पर लिटिल टर्न मिलता है। क्या मिलता है, लिटिल टर्न मिलता है। दूसरा आपको क्या मिलेगा, तो ब्लैक स्टार्क मिलता है, ब्लैक स्टार्क मिलता है, लिटिल टर्न, ब्लैक स्टार्क। फिर उदबिलाव भी मिलता है, उदबिलाव, उदबिलाव मिलता है। भारत में भी उदबिलाव पूर्वोत्तर के राज्यों में मिलता है, तो उदबिलाव मिलता है। और यहाँ पर अस्टर्जन मिलते हैं, अस्टर्जन मिलते हैं। ये सभी क्या है कि लगभग विलुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चौथा इस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषता क्या हो जाएगी कि लगभग ये 2.5 लाख प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। ये 2.5 लाख प्रवासी क्या है, प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है, प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल, यानी कि माइग्रेंट बर्ड का स्थल है ये। इतने प्रवासी पक्षी विश्व के विभिन्न भागों से यहाँ पर आते हैं। तो एक बार फिर से मैं पूरे चीज को रिपीट कर देता हूं ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले क्या है कि यूरोप के एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मुराद्रबा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसको दो तरीके से समझे हैं, इसके साथ जो प्रमुख फैक्चुअल पॉइंट है वो, और जो इसकी महत्व और विशेषता है वो। तो सबसे पहला क्या है कि यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया है। ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, तो 1971 में शुरू हुआ था। कितने किलोमीटर के लेंथ में है, तो ये 700 किलोमीटर के लेंथ में है। किन नदियों के बेसिन के क्षेत्र हैं, तो मुरा, द्रवा और डेन्यूब नदी का क्षेत्र है। 5 देशों में शामिल है, ये टंग पे रखना है। ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, हंगरी है और सर्बिया है। तो ट्रांस बॉर्डर बायोस्फीयर रिजर्व तो पहले भी थे, अभी आपको उसके बारे में बताएंगे, लेकिन ये ऐसा ट्रांस बॉर्डर बायोस्फीयर रिजर्व है जो विश्व में 5 देशों में अवस्थित है। और विश्व में 5 देशों में अवस्थित क्या है, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या है कि यही एक डायग्राम है इसका, ये ऑस्ट्रिया है, ये हंगरी है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है और सर्बिया, इन्हीं देशों के बेसिन क्षेत्र में, नदी बेसिन का ये एरिया है। दूसरा क्या है कि कुल क्षेत्र इसका 1 मिलियन हेक्टेयर है। यूरोप का इसे कथाकथित अमेजन भी कहा जाता है। नॉर्मल अमेजन विश्व स्तर पर कहा तो ब्राजील का अमेजन है, जो किस लिए फेमस है,
तो कार्बन सिंक का जोन है, प्रजातीय डाइवर्सिटी का क्षेत्र है, तो इसकी इससे तुलना की गई है। इसका अर्थ है कि यहाँ भी प्रजातीय डाइवर्सिटी काफ़ी अधिक मिलेगी। यह रिजर्व जो है किस लिए इसको शामिल किया गया है, तो दो कार्यक्रमों में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो, तो एक कार्यक्रम क्या है कि यूरोपीय ग्रीन डील जो प्रोजेक्ट है, जो यूरोपीय देशों का जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना है। भारत ने भी जलवायु परिवर्तन पर अपने कार्य योजना बनाए हैं, जिसमें 8 पॉइंट आपको याद होगा। और भारत का जो जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान है, उसको भी भारत ने 2008 में लॉन्च किया था। कई बार ये वर्ष पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे। तो यूरोपीय ग्रीन डील प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन करने के लिए और मुराद-रबा डेन्यूब यूरोपीय संघ में जो जैव विविधता रणनीति कार्यनीति है, उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए यूनेस्को के द्वारा इसको लिस्ट किया गया अपने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर ये जो यूरोपीय रणनीति है, जैव विविधता रणनीति, इसका उद्देश्य क्या है, तो इन नदियों के किनारे 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पुनर्जीवित करना और वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ के 30% भूमि की रक्षा करना है। और पुनर्जीवित करने का क्या अर्थ होता है कि इन क्षेत्रों की पारिस्थितिकीय बहाली को फिर से लागू करना है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का महत्व क्या है, तो 8वें पॉइंट में सब पॉइंट मैंने बना दिया है। तो प्रजातीय विविधता के दृष्टिकोण से ये यूरोप का सबसे रिच प्रदेश है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो चूंकि अमेजन से तुलना की गई है तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा क्या है कि यहाँ पर और क्या क्या इसमें मिलेगा आपको, तो बाढ़ का मैदान मिलना इस बायोस्फीयर रिजर्व की विशेषता। शीतोष्ण वन का ये क्षेत्र है। बजरी और रेत के किनारे मिलेंगे, चूंकि नदी बेसिन का क्षेत्र है तो ये इसकी विशेषता है। फिर यहाँ पर नदी द्वीप मिलेगा, ऑक्सबो लेक मिलता है। इसी ऑक्सबो लेक को नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं, गोखुर लेक कहते हैं। और ये गोखुर झील कब बनता है, तो जब नदी के द्वारा विसर्प का निर्माण किया जाता है। नदी जब म्यांडरिंग करते हुए प्रवाहित होती है तो कभी कभी नदी अपना चैनल चेंज करती है, और चैनल चेंज करने के कारण उसका विसर्प यदि उसके मुख्य धारा से सेपरेट हो जाए तो यही जो होता है गोखुर झील के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको उत्तर भारत के यूपी, बिहार, बंगाल, असम जैसे राज्यों में मिलेंगे। फिर शीतोष्ण घास के मैदान का क्षेत्र है। कुछ प्रसिद्ध जीव भी मिलते हैं, जिसमें सफ़ेद पूंछ वाला चीतल है, और कुछ लुप्तप्राय प्रजाति हैं जिसमें लिटिल टर्न है, ब्लैक स्टॉर्क है, उदबिलाव है और स्टर्जन है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो है किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। यूपीएससी ने इस तरीके के कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 2.5 लाख प्रवासी पक्षी माइग्रेंट बर्ड का जो है आश्रय स्थल भी है। अब यहाँ पर आपको नोट करके 2-3 पॉइंट जो है सो ध्यान में रखना है। और वो नोट करके क्या ध्यान में रखना है, तो अभी क्या है कि जब तक मुराद-रबा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था, तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में 131 देशों में, विश्व के 131 देशों में 727 बायोस्फीयर रिजर्व है। 727 बायोस्फीयर रिजर्व है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। 727 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको यूनेस्को ने मान्यता दे रखा है। जिसको क्या है, जिसको यूनेस्को ने क्या कर रखा है, जिसको यूनेस्को ने मान्यता दे रखा है। तो जाहिर सी बात है कि यूनेस्को ने मान्यता दे रखा है। इसका अर्थ है कि यूनेस्को का जो मानव और जैवमंडल कार्यक्रम है उसको तहत मान्यता है। और ये जो 727 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसी 727 बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है कि 22 बायोस्फीयर रिजर्व जो है, 22 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो ट्रांस बाउंड्री है। ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है वो, ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व है, ट्रांस बाउंड्री रिजर्व है। इसका अर्थ है ये जो 22 बायोस्फीयर रिजर्व होंगे, इनका विस्तार एक से अधिक देशों में है। जैसे कि अभी हम लोगों ने मुराद-रबा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा कि वो 5 देशों में अवस्थित है। और दूसरा जो आपको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ वो है
कि भारत में कुल कितने हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने हैं? तो भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आरक्षित क्षेत्र हैं, आरक्षित क्षेत्र हैं। और ये जो भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसमें से 12 को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। कितने को? तो 12 को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। 12 यूनेस्को के लिस्ट में, और 12 यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है तो इसका अर्थ है कि ये किसके प्रोग्राम में? तो यूनेस्को का जो मानव और जीव मंडल प्रोग्राम है, मानव और कौन सा? मानव और जीव मंडल प्रोग्राम, भारत के ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। और भारत सरकार के द्वारा जो बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की जाती है, ये कानून है जिसके बारे में आपको याद रखना है। इसको हम लोग कहते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत भारत सरकार के द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की घोषणा की जाती है। तो ये हुआ मुरादाबाद जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कुछ भारत का जान लिए। भारत में जो कुछ लिस्टिंग है आप उसको थोड़ा सा जान लीजिए। ये भारत के बायोस्फीयर रिजर्व हैं सभी, और ये जो भारत के बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो इसमें आप देख लीजिए कि कौन सा रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा हमने लिस्टिंग कर दिया है। तो आप देखें, ये कोल्ड डेजर्ट एक भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये कोल्ड डेजर्ट जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? तो भारत का कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये हिमाचल में है। दूसरा भारत का जो 18वां जैव मंडल 18 में है वो कहाँ पर है? नंदा देवी। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका उत्तराखंड में है। फिर है भारत का एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको कंचनजंगा कहते हैं। तो कंचनजंगा कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा सिक्किम में है। फिर देहांग देबांग है, तो मैप से ही क्लियर है कि ये देहांग देबांग कहाँ पर हो जाएगा? तो अरुणाचल में है। ये कहाँ पर हो जाएगा? तो अरुणाचल में है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 6ठा नंबर है ये क्या है? नौकरेक है। तो नौकरेक जो है ये किस राज्य में है? ये मेघालय में है, भारत के मेघालय राज्य में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मानस है, तो मानस कहाँ पर हो जाएगा? मानस जो है ये असम में हो जाएगा, मानस असम में। फिर यहाँ पर एक और आप देख रहे हैं जो कौन सा है? डिब्रू सैखोवा है। तो डिब्रू सैखोवा जो है ये भी कहाँ पर हो जाएगा? ये भी असम में है। फिर आप देख रहे हैं कि एक हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सुंदरबन है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ये वेस्ट बंगाल में। फिर हमारा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सिमलीपाल है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। एक आप देख रहे हैं कि ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ऑब्वियसली ये कहाँ पर हो जाएगा? अंडमान निकोबार में। ये कहाँ पर है? अंडमान में है। फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो मध्य प्रदेश में है एक पन्ना रिजर्व। तो पन्ना कहाँ पर हो जाएगा? ये एमपी का ही एरिया है, ये एमपी में हो जाएगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक और है पंचमढ़ी जो है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। अचानक मार और अमरकंटक जो है 2 राज्यों में है। अचानक मार और अमरकंटक जो है 2 राज्यों में, एक एमपी हो जाएगा और प्लस आप देख रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में 2 राज्यों में। फिर एक शेषाचलम की पहाड़ी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी है जो भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों में इसका लगभग विस्तार है। ये केरल में भी है, केरल के बाद कुछ इसका विस्तार कर्नाटक में भी और कुछ इसका विस्तार तमिलनाडु। फिर यहाँ पर अगस्त मलाई है, या अगस्त मलाई या अगस्त माला कहेंगे, ये कहाँ पर है? तो अगस्त मलाई या अगस्त माला जो है भारत में केरल में है। और गल्फ ऑफ मन्नार है, तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये फिर से कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और रन ऑफ कच्छ है जो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। स्टेट पीसीएस में कई बार इस पर प्रश्न आता है मैच करने के लिए कि कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है,
तो आप थोड़ा सा दें। यहाँ पर इसमें पाए जाने वाले जीव भी पूछे जाते हैं। तो आप एक चीज कमेंट करके लिखिएगा कि भारत के जो 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, कैसे इसका डिमार्केशन होता है, भारत के जो 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इन सब के बारे में यदि आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो ये 18 हैं भारत के, जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत सरकार के द्वारा बनाए गए, इसी में से क्या है कि यूनेस्को के मैन एंड मेड कार्यक्रम, जो मानव और जीवमंडल कार्यक्रम है, उसमें भी हमारा कुछ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल है। तो जो 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल है यूनेस्को के लिस्ट में, वो यहाँ पर है। तो सबसे पहले कौन शामिल हुआ? नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल हुआ था। सबसे पहले कौन सा शामिल हुआ था? तो हमारा सबसे पहले नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल हुआ 2000 में। ये किस में शामिल है? तो यूनेस्को के लिस्ट में। फिर कौन सा शामिल है? तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में, ये भी यूनेस्को के लिस्ट में 2001 में। फिर सुंदरबन वेस्ट बंगाल में 2001 में। फिर नंदा देवी उत्तराखंड में 2004 में। फिर नौकरेक मेघालय में 2009 में। फिर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 2009 में। फिर आप देख रहे हैं सिमलीपाल उड़ीसा 2009 में। फिर ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में 2013 में। अचानक मार्ग अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश 2012। अगस्तमाला केरल और तमिलनाडु में भी है तो 2016 में। कंचनजंगा सिक्किम में 2018 में। और 12वां जो भारत का साइट इसमें शामिल हुआ है वो मध्य प्रदेश का पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, पन्ना जैवमंडल रिजर्व, ये भारत का 12वां हो जाएगा जो सबसे लास्ट में शामिल हुआ है। ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और कब शामिल हुआ है? तो ये 2020 में। ये भी पूछा जाएगा कि जो 18 जैवमंडल भारत के आरक्षित क्षेत्र हैं उसमें से कौन ऐसे 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिसको यूनेस्को के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो मित्रों आप इसको देखिए। एक टॉपिक जो मैंने और बताया था उस पर भी आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा जो दूसरा टॉपिक आज का हो जाएगा, वो हो जाएगा कि जो भारत के नए आर्द्रभूमि रामसर साइट में शामिल किए गए हैं उसके बारे में हम लोग देंगे। भारत के हेडिंग हो जाएगा भारत के 4 नए रामसर स्थल। हम इसे आर्द्रभूमि भी कहते हैं और रामसर स्थल भी कहते हैं क्योंकि ये रामसर संधि जो है आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए है। ठीक है, तो भारत के 4 जो नए रामसर स्थल हाल ही में शामिल हुए हैं, इसमें एक है जिसको हम लोग कहते हैं भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य, ये शामिल हुआ है भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य। और भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है और हरियाणा में सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है। ये क्या है? तो मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, ह्यूमन मेड है, मानव निर्मित है और हरियाणा का सबसे बड़ा है। मानव निर्मित भी है, एक प्रकार का झील इसमें मिलता है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, झील भी है इसमें। तो ये बेसिकली क्या है कि मीठे पानी का वेटलैंड है, मीठे पानी का है। और तीसरा इसकी विशेषता क्या है कि हरियाणा का सबसे बड़ा है। हरियाणा का क्या है कि अब तक का सबसे बड़ा वेटलैंड है, सबसे बड़ा रामसर स्थल है, सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला हो गया भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको शामिल किया गया है। दूसरा जो शामिल हुआ है अभी वो कौन सा है? तो हरियाणा का ही है जिसको कहते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये दूसरा भारत का आर्द्रभूमि जिसको रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो ये भी कहाँ पर है? ये भी जो है हरियाणा में ही अवस्थित है। और बेसिकली ये क्या है
कि यहाँ पर प्रवासी पक्षी का ये आश्रय स्थल है। शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, प्रवासी पक्षी आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है। ये यहाँ पर लगभग 220 से भी अधिक प्रकार के प्रवासी पक्षी मिलते हैं। 220 से अधिक, ये डिजिट कोई रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि ये प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। तीसरा जो अभी आर्द्र भूमि शामिल किया गया वो है थोल झील, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, थोल झील को शामिल किया गया है। तो ये जो थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है आपका? तो ये थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य आपका है गुजरात में। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये गुजरात में है। तो ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में अवस्थित है, थोल झील गुजरात में अवस्थित है। और ये बेसिकली क्या है कि ये जो थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये इसकी जो मुख्य विशेषता है ये मध्य एशियाई फ्लाईवे पर अवस्थित है, मध्य एशियाई फ्लाईवे पर अवस्थित है, फ्लाईवे पर अवस्थित है, मध्य एशियाई फ्लाईवे पर। अब आप पूछेंगे कि फ्लाईवे क्या होता है, तो जस्ट जनरली हम आप भी फ्लाईवे का यूज करते हैं। अभी भारत में दिल्ली मुंबई फ्लाईवे बनने की बात है, जो विश्व का एक नए प्रकार का फ्लाईवे होगा, उस पर भी हम एक वीडियो लेकर आपके साथ आएंगे, आपको बताएंगे उसकी क्या विशेषता है, क्या है। तो फ्लाईवे जिस तरीके से हम आप ट्रांसपोर्टेशन के रूप में, रोड संपर्क के रूप में उसका यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ठीक उसी तरीके से जो पक्षियां होते हैं, पक्षियां होती है, तो ये भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिस रूट का प्रयोग करते हैं उनको हम लोग फ्लाईवे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ए बिंदु है और यहाँ पर एक बी बिंदु है, इस ए से बी बिंदु जाने के लिए सीधे न जाके कोई मार्ग का अनुसरण करती है, तो वो जो मार्ग होता है उसी को क्या कहेंगे? फ्लाईवे कहते हैं, उसी को हम लोग पक्षी का फ्लाईवे कहते हैं। तो एक मध्य एशियाई फ्लाईवे है जो हिंद महासागर से शुरू होता है और एशिया और यूरोप के कई कंट्री होते हुए जाता है। विश्व के सबसे अधिक पक्षी का जो माइग्रेशन होता है, आना जाना, इसी मध्य एशियाई फ्लाईवे से होता है। और ये जो थोल झील वन्य अभ्यारण्य है, यह भी लगभग 320 से अधिक प्रवासी पक्षी आते हैं, 320 से अधिक प्रवासी पक्षी। तो केवल प्रवासी पक्षी का ये आश्रय स्थल है, ये आपको याद रखना है। तो दो हो गया आपका हरियाणा, भिंडवास और सुल्तानपुर। तीसरा आपका जो थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया ये गुजरात। और चौथा जिसको शामिल किया गया है रामसर स्थल में, वो हो जाएगा वाधवान या वाधवान आर्द्र भूमि है, वाधवान आर्द्र भूमि है, इसको रामसर सूची में शामिल किया गया, वाधवान आर्द्र भूमि है। तो ये जो वाधवान आर्द्र भूमि है ये भी कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है। और गुजरात में है ये भी बेसिकली क्या है कि एशियाई, जो मध्य एशियाई फ्लाईवे है, ये भी मध्य एशियाई फ्लाईवे पर अवस्थित है। किस पर अवस्थित है? मध्य एशियाई फ्लाईवे पर, मध्य एशियाई फ्लाईवे पर है। और ये जो है ये भी क्या है कि प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। ये भी क्या है? तो प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है, प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है। तो ये इसकी विशेषता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो चार हैं ये आपसे पूछे जाएंगे, तो नोट करके एक दो पॉइंट यहाँ पर और आप लिख लेंगे। तो इन चारों को शामिल करके भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो जाएगी? तो भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या, भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले 42 थे, 4 और शामिल हुए हैं, यानी कुल 46 रामसर स्थल भारत में है। अभी एक बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम हुआ है, उसमें ये प्रश्न पूछा है कि भारत में टोटल रामसर स्थल की संख्या कितनी है।
तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बिल्कुल ये पीटी के पॉइंट ऑफ से था, फैक्ट टू फैक्ट मैंने आपको बताया है। कैसा लगता है ये वीडियो, कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दूसरा कि यदि आपको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में डिटेल से जानना हो और आर्द्र भूमि के बारे में डिटेल से जानना हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इसके बारे में बताइए, तो हम ज़रूर बताने का उस पर प्रयास करेंगे आपका, और पूरे डिटेल से आपको बताएंगे। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको किस तरीके का इसमें और चाहिए, और आपका जो भी सुझाव होगा वो स्वागत है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। और लास्ट में फिर से कहूँगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का जो वीडियो लिंक है वो आप तक पहुँचता जाए। तो इन्हीं के साथ सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में फिर से कल।